मेरा नाम है जयदीप आमिटा और आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की विच इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है वो लाइट से रिलेटेड है। हम इसमें लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। अभी जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें हमने देखा था कि एक जो वेवलेंथ का सेगमेंट है उसे हमने बोला था विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब वो वाली लाइट जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो वेव्स जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं लाइट। ठीक है। अब इस पूरे सेगमेंट में हम क्या करने वाले हैं, लाइट से रिलेटेड बातें। कैसे? तो इस पूरे सेगमेंट को हम दो पार्ट्स में बांटेंगे। ऑप्टिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक जाएगा जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करेगा, जिसमें हम लाइट और उससे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जाएगा वेव ऑप्टिक्स, उसमें हम बात करेंगे लाइट और उसके वेव नेचर के बारे में। तो देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। पहली बात हम बात करते हैं कि लाइट क्या है, ऑप्टिक्स क्या है। डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से। लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes object visible to our eye। ये तो हम सब जानते हैं। Okay. The branch of physics which deals with the nature of light, its sources, properties, effects and vision is called optics। ठीक है। लाइट का नेचर, उसका सोर्स, उसके जो विजन है, इफेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इन सब के बारे में जो बात करेगा वो है ऑप्टिक्स। क्लियर है बात? अब हमने यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में बांटा है। एक रहेगा अपना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा अपना रहेगा फिजिकल ऑप्टिक्स जिसे कहते हैं बेसिकली। इन दोनों में क्या रेफरेंस है? दोनों में ही लाइट है, दोनों के ही कुछ एपरेटस हैं जिससे हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है वेवलेंथ का। हम ये कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो साइज ऑफ एपरेटस हैं वो लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आप एक मिरर की बात अगर करें तो हम यहाँ मिरर पढ़ने वाले हैं। जो आप मिरर की बात करते हैं उसकी साइज जो है वो वेवलेंथ, लाइट जो लाइट की वेवलेंथ है उससे काफी ज्यादा है। ऐसे ही हम अगर लेंस की बात करेंगे तो उसकी भी साइज जो है वेवलेंथ से काफी ज्यादा है। तो ऐसी चीजें पढ़ी जाती हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ट्रीट्स प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज। कैसा ट्रीट करता है? ट्रीट्स प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन टर्म ऑफ रेज। हम यहाँ पे लाइट को रे की फॉर्म में दिखाने वाले हैं। और ऐसा कब पॉसिबल है? इज वैलिड ओनली इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मच लेसर देन द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ठीक है। तो यहाँ क्या बात होगी, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है इज मच लेसर देन साइज ऑफ ऑब्स्टिकल्स, या साइज ऑफ एपरेटस आप बोल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम लाइट को एक रे की फॉर्म में यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो पूरा चैप्टर आएगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इट कंसर्न्स विद द इमेज फॉर्मेशन and deals with the study of simple facts such as rectilinear propagation, laws of reflection and refraction by geometrical methods। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, मतलब लाइट एक स्ट्रेट पाथ पे चलती है। दूसरी बात हम इसमें पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है। तो पूरा चैप्टर हमारा इससे रिलेटेड रहेगा। पहला हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्शन में भी दो चीजें आएंगी, एक प्लेन मिरर, दूसरा कर्व्ड मिरर। फिर रिफ्रैक्शन में भी दो चीजें, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन, फिर कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन जिसको लेंस कहते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो इसमें जो हम बात करेंगे लाइट को एज अ रे हम इसमें यूज करेंगे। लाइट को एज अ रे हम इसमें डिपिक्ट करने वाले हैं या यूज करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात आती है फिजिकल ऑप्टिक्स की।
इस फिजिकल ऑप्टिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है वेव ऑप्टिक्स, दूसरा आता है आपका क्वांटम ऑप्टिक्स। अब इसमें जो वेव ऑप्टिक्स है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद अगला चैप्टर वेव ऑप्टिक्स रहेगा, और क्वांटम ऑप्टिक्स जो हम पढ़ेंगे वो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। अब वेव ऑप्टिक्स में क्या है? वेव ऑप्टिक्स कंसर्न्स विद एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड फिनोमेना सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी बातें इसमें आएंगी। हमने जब लाइट को स्टडी किया तो ये सारे फिनोमेना इसको देखने मिले, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इसमें करेंगे जब बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। इसमें हम लाइट को एज अ वेव ट्रीट करने वाले हैं। और फिर उसके बाद आता है क्वांटम ऑप्टिक्स। उसमें हम बात करेंगे कि लाइट एज अ पार्टिकल कैसे बिहेव करता है। जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ पार्टिकल। तो लाइट एज अ वेव, ये आएगा ट्रीट लाइट एज अ वेव। और जब क्वांटम ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे ट्रीट लाइट एज अ पार्टिकल। तो लाइट के जो पार्टिकल नेचर की चीजें हैं, जैसे फोटोन, पार्टिकल मतलब फोटोन की बात हो रही है, तो जब इसको फोटोन मानेंगे तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी, क्या क्या इसके हमने जो ऑब्जर्वेशंस किए वो आएंगे, इस बारे में बात करेंगे। जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, लेजर्स आएंगे, रमन इफेक्ट आएगा, ये सारी बातें होने वाली है। तो ये आपका पूरा एक आउटलाइन बनेगी जो हम अगले 2 महीने में कवर करेंगे। एक्चुअली इतना लंबा टॉपिक चलेगा। जब आप पूरा ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पूरा मिला के 1 महीने में हो जाएगा, अगला 1 महीना पूरा मॉडर्न फिजिक्स में जाएगा। ऐसा हमारा पूरा सिक्वेंस चलेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं 1.5 महीने तक भी कवर कर सकें इसे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें आएंगे, रमन इफेक्ट इसमें आएगा। रमन इफेक्ट तो फिर हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, पर फिर भी कुछ कुछ पोर्शन इसका देखेंगे। और लेजर्स आएंगे, ये सारी बातें हम इसमें उस टाइम पे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा रहेगा आउटलाइन ऑप्टिक्स का जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और उसमें भी रिफ्लेक्शन, ये हम सबसे पहले शुरू करेंगे। अब इन सब को शुरू करने से पहले लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हम पहले देख लेते हैं। जो जनरल प्रॉपर्टीज लाइट की हैं उस बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं रिव्यू ऑफ लाइट। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स की बात करेंगे और कुछ नए नए टर्म्स भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहली बात तो ये कि जो लाइट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सब लाइट के बारे में बात हो रही है, तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपनी एनर्जी अपने साथ लेके चलती है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हम ईएम वेव में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और प्रोपगेट करती है एज ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ये प्रोपगेशन करती है। तो इसका मतलब ये कि डज नॉट रिक्वायर मीडियम, ये इसका मतलब हो गया एक। तो दूसरी बात, स्पीड इन फ्री स्पेस स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। जो स्पीड इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब क्या होता है? वैक्यूम। इसको हम वैक्यूम भी लिख सकते हैं। कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरी बात, ईएम वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है, तो ये भी ट्रांसवर्स नेचर की है। ठीक है, चौथी बात, ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टर्ब नहीं होती है, डज नॉट या इज नॉट डिफ्लेक्टेड, इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर लाइट को भेजें तो लाइट डिफ्लेक्ट हो जाए अपने पास से, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से लाइट डेविएट नहीं होती या डिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है, और तीसरी बात हम ये तो जानते ही हैं कि ईएम वेव है तो तीन चीजें परपेंडिकुलर होती हैं, ई, बी एंड वेलोसिटी
आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात अगर देखें, जो हमने स्पेक्ट्रम ऑफ देखा था, स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव्स, है ना, उसमें क्या बोला था कि जो वेवलेंथ है वो रेडियो की सबसे ज्यादा होती है और गामा की सबसे कम होती है। और फिर ये देखा था कि जिधर वेवलेंथ होती है उसके अपोजिट फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो अगर हम फिर से एक बार स्पेक्ट्रम बनाए तो हम ऐसा बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो गामा वेव्स की होती है, उसके बाद एक्सरेज आते हैं, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, फिर आती है विजिबल लाइट, जिसको हम लाइट अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, ये विजिबल रीजन आता है पूरा, फिर आती है इंफ्रारेड, फिर आती है माइक्रोवेव्स, फिर आती हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में भी अगर शॉर्ट और लॉन्ग दो देख लें तो ऐसा आ जाता है इसमें भी। ये अपना स्पेक्ट्रम बनाया था अपन ने, है ना। तो यहाँ जो वेवलेंथ्स चलती हैं वो हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ वेरी करती है, ये भी हम पहले लिख चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक, है ना, वहां पे हमने इसको मीटर में लिखा था 10⁻⁸ की टर्म में। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम आपको पता है ना, यूनिट ऑफ लेंथ है। एंगस्ट्रम इज यूनिट ऑफ लेंथ, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर। ओके, तो जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो होती है 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक, या इसको अगर आप माइक्रोमीटर में लिखेंगे तो 0.4 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर तक, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। 10⁻⁶ में अगर आप लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमें पता है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है C = F λ, ये हमने बात करी थी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अच्छा, ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है इसकी वैक्यूम में। ये कहाँ पे है, वैक्यूम की बात हो रही है, फ्री स्पेस की बात हो रही है, क्योंकि मीडियम के साथ वेवलेंथ चेंज होती है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो वेवलेंथ चलती हैं ये वैक्यूम की वेवलेंथ है, जैसे मीडियम में आप चेंज करेंगे वेवलेंथ भी, वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। अगर आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप इस तरीके से फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो रेंज आपने लिखी 4000 से 7000 एंगस्ट्रम तक, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं, इनफाइनाइट वेवलेंथ्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी आपको मिलेंगी अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो। C = F λ, आप लैम्डा की कोई वैल्यू रखिए, उसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफाइन करती है कलर, कलर ऑफ द लाइट। तो इसका मतलब ये कि जितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स भी आपको लाइट में मिलते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, पर हमारी जो ह्यूमन आई है वो जो कलर डिस्टिंग्विशन कर सकती है वो 7 कलर्स, जो हम बात करते हैं विबग्योर, वो कलर डिस्टिंग्विश कर सकती है। तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन विजिबल रेंज को डिवाइड भी कर सकते हैं विबग्योर की टर्म में, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। कैसे लिखते थे विबग्योर को, कि भाई ये जो विजिबल लाइट है इस तरफ यूवी है, बीच में विजिबल लाइट है पूरी, और इस तरफ इंफ्रारेड है। तो ये जो विजिबल लाइट वाला सेगमेंट है इसको डिवाइड कर सकते हैं विबग्योर की टर्म में ऐसा। यू नो विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो देखिए, अल्ट्रा वॉयलेट वॉयलेट के पास में है, इंफ्रारेड रेड के पास में है। अल्ट्रा वॉयलेट मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो वॉयलेट से ज्यादा, इंफ्रारेड मतलब फ्रीक्वेंसी रेड से कम। हम लास्ट टाइम भी ये बात करी थी, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। इनके करस्पॉन्डिंग इनकी जो वेवलेंस आती हैं वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो 4000 से 7000 तक लगभग लगभग आप डिस्ट्रीब्यूट बीच में कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। येलो, ग्रीन येलो की जो लगभग आती है, और यहाँ पे आती है 5500 एंगस्ट्रम के आसपास, इसकी आती है 7000 एंगस्ट्रम, इसकी आती है 4000 एंगस्ट्रम। ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके।
ये बात अभी हमने ईएम वेव्स में बोली थी कि जो अपनी आंख होती है, आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू ग्रीन येलो कलर। ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं आप फिर से एक बात, आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो ग्रीन कलर। तो मतलब 5500 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट है उसके करस्पॉन्डिंग अपनी आई बहुत सेंसिटिव होती है, वो बहुत जल्दी पिक कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो हमें पता है कि एक वेव के लिए v इक्वल टू एफ लैम्बडा ये होता है ना। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखना चाहूं तो फ्रीक्वेंसी को लिखूंगा यहां से v बाय लैम्बडा ऐसा। तो अगर एक फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मुझे निकालनी है लाइट के लिए तो मुझे क्या लिखना चाहिए? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर मुझे निकालनी है तो मैं लिखूंगा v बाय लैम्बडा मिनिमम, तभी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल पाएगी। लैम्बडा मिनिमम किसका होता है यहाँ से आप देख के बता सकते हैं। किसका मिनिमम है? रेड का मिनिमम है, सॉरी लैम्बडा मिनिमम इज फॉर वॉयलेट, ये हम देख पा रहे हैं। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी करस्पॉन्डिंग टू 4000 एंगस्ट्रम, और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी करस्पॉन्डिंग टू रेड के विच इज 7000 एंगस्ट्रम के करस्पॉन्डिंग। ये बात भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसका पॉइंट देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कहता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, मतलब लेट्स से एयर से वाटर में गई या एयर से ग्लास में गई, वैक्यूम से एयर में आई, कोई भी दो मीडियम जब आप सेपरेट करते हैं, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन कभी भी उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास। ठीक है, तो इस बात को लिख लेंगे जल्दी से। व्हेन लाइट passes from one medium to the other, velocity and wavelength may change. Velocity and wavelength may change. Amplitude may change. एम्पलीट्यूड को लिख सकते हैं हमें डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड बढ़ नहीं सकता, एम्पलीट्यूड में डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट, बट frequency and color of the light do not change. Frequency and color of the light do not change. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपको बोला गया कि यहाँ पे एक सेपरेशन है, इस तरफ एयर है, इस तरफ लेट्स से वाटर है, यहाँ से एक रे आई इस डायरेक्शन में, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि इसकी वेलोसिटी v1 है, फ्रीक्वेंसी इसकी f1 है और इसका वेवलेंथ λ1 है, यहाँ से ये आके लेट्स से ऐसी चली गई इस डायरेक्शन में, मैं बोलता हूँ कि इसकी वेलोसिटी f2 है, सॉरी वेलोसिटी v2 है, फ्रीक्वेंसी f2 है और वेवलेंथ λ2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, f1 इक्वल टू f2 ही रहेगा हमेशा। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। और इसका मतलब ये भी है कि हमें पता है फ्रीक्वेंसी को लिखा जा सकता है v इक्वल टू एफ लैम्डा या फिर v बाय लैम्डा, तो v1 बाय लैम्डा 1 इक्वल टू v2 बाय लैम्डा 2। कहाँ से लिखा है? v इक्वल टू एफ लैम्डा को यूज करके। तो यहाँ से वेलोसिटी का रेशियो भी आप बता सकते हैं, वेलोसिटी का रेशियो इनकी वेवलेंथ के रेशियो पे भी डिपेंड करेगा, इस तरीके से। ठीक है बात पक्का? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे ध्यान रखिएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी वेलोसिटी इन द मीडियम भी ज्यादा। इसीलिए आप कहते हैं कि जो रेड कलर है वो आप तक जल्दी पहुंच पाता है बजाय कि वॉयलेट के, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, इसलिए उसकी वेलोसिटी भी मीडियम में ज्यादा होती है। ठीक है, तो बात क्या समझ में आई कि अगर फ्री स्पेस है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये इन मीडियम की बात है, इन फ्री स्पेस all wavelengths in free space, ये लिख सकते हैं free space velocity of light
of all wavelengths is equal, is same, and is equal to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बट जब ये मीडियम में आती है तो इनकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है. दिस इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा. जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा. तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. ये दोनों एस्पेक्ट आपको ध्यान होने चाहिए. मीडियम में वेलोसिटी डिपेंड करेगी उसकी वेवलेंथ पे, जबकि फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, सभी वेवलेंथ की वेलोसिटी एक जैसी होती है, 3 into 10⁸ के बराबर. क्लियर है बात? इसलिए आप बोलेंगे कि अगर वेलोसिटी ऑफ रेड देखा जाए तो इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ वायलेट. कब? जब वो मीडियम में है. जब फ्री स्पेस पे है, जब वैक्यूम में है, तो दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम रहने वाली है. ठीक है. नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम is lesser than the speed of light in vacuum. Velocity of light in a medium is lesser than the speed of light in vacuum. मतलब वैक्यूम में जब चल रही है तो वो फास्टेस्ट है. किसी भी मीडियम में वो एंटर करेगी तो उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड कम होगी ही होगी. ये बात भी है, क्या लिखा जा सकता है, मतलब वेलोसिटी इन मीडियम इज लेस देन वेलोसिटी इन वैक्यूम, जिसे आप c से भी रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट, c जिसे आप बोलते हैं. ठीक है. तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि वेलोसिटी एयर में, वाटर में या ग्लास में सबसे ज्यादा किस में होगी, तो सबसे ज्यादा होगी एयर में, उससे भी ज्यादा होगी वैक्यूम में, उससे कम वाटर में, और उससे भी कम ग्लास में. तो जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि जो मीडियम डेंसर होता जा रहा है उसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी भी कम होती जा रही है. तो डेंसर मीडियम, इट मींस लेस वेलोसिटी. डेंसर मीडियम, लेस स्पीड ऑफ द लाइट. क्लियर है बात? पक्का? चलिए आगे बात करते हैं. कुछ टर्म्स की बात आती है. फर्स्ट टर्म जो आपके सामने आता है वो आता है मीडियम के बारे में, कि अगर दो टर्म्स हैं, एक आइसोट्रॉपिक मीडियम, दूसरा एनाइसोट्रॉपिक मीडियम. आइसोट्रॉपिक मीडियम एंड एनाइसोट्रॉपिक मीडियम, ये क्या क्या है? आइसोट्रॉपिक मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसमें, एक मान लीजिए आपने ग्लास की स्लैब ले ली, ठीक है, ग्लास की स्लैब ली. तो इस स्लैब में अगर आप देखें तो हर डायरेक्शन में अगर लाइट की वेलोसिटी सेम है, मतलब लाइट चाहे इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करे, चाहे इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करे, चाहे अंदर की तरफ प्रोपोगेट करे, ऐसे अगर हर डायरेक्शन में लाइट की वेलोसिटी सेम आ रही है इस मीडियम के करस्पॉन्डिंग, तो इस मीडियम को बोलेंगे आइसोट्रॉपिक. जबकि अगर एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप देखें तो लाइट इस तरफ जब जा रही है तो कोई और वेलोसिटी v1 है, इस तरफ अगर जा रही है तो वेलोसिटी v2 है, मतलब सेम मीडियम में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे अगर वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं या स्पीड चेंज हो जाती है तो हम उसे बोलेंगे एनाइसोट्रॉपिक मीडियम. ठीक है. तो आप लिख सकते हैं, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम such as water or glass is same in all directions, the medium is called isotropic. जैसे water हो गया, glass हो गया, ये isotropic medium है. However, if the speed of light is different in different directions, जैसे कैल्साइट या क्वार्ट्ज, अगर ऐसे मीडियम है तो ऐसे मीडियम कहलाते हैं एनाइसोट्रॉपिक मीडियम्स. ठीक है. टर्म है, ध्यान रखना है. आइसोट्रॉपिक, हर डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम हो, स्पीड सेम हो. एनाइसोट्रॉपिक, डायरेक्शन के हिसाब से स्पीड भी चेंज हो जाए सेम मीडियम में, ऐसे मीडियम को एनाइसोट्रॉपिक बोलेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट है वो ये है कि मोनोक्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, हेट्रोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है. तो पहली बात है मोनोक्रोमेटिक लाइट. दूसरा
हेट्रोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक क्या है? ऐसी लाइट जिसमें एक सिंगल वेवलेंथ हो। जैसे एक रेड लाइट है तो वो बस एक वेवलेंथ की अगर लाइट है तो उसे बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। या ग्रीन लाइट है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, तो उसे बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। हेट्रोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? जैसे व्हाइट लाइट, उस वो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लाइट्स या ऑल द वेवलेंथ्स, तो ऐसी लाइट को बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिक लाइट्स। तो सिंपल सी बात है, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इसे बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है। तो अगर बहुत सारी वेव्स उसमें चल रही हैं और सारी सेम वेवलेंथ की हैं तो वैसी लाइट बोली जाएगी मोनोक्रोमेटिक। सोडियम लाइट जो है, इसका एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि सोडियम लाइट इज नियरली मोनोक्रोमेटिक। नियरली इसलिए क्योंकि एक्चुअली इसमें दो होती हैं वेवलेंथ्स, पर दोनों बहुत आसपास होती हैं, तो हम इसे नियरली मोनोक्रोमेटिक कह लेते हैं। ठीक है। लेजर तो इसका एग्जांपल है ही। लेजर जो है वो परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, हेट्रोक्रोमेटिक, जिसमें व्हाइट लाइट का आप एग्जांपल ले सकते हैं। व्हाइट लाइट जो होता है वो मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ्स होती हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक व्हाइट लाइट आ रही है जैसे आप सन से आती है, तो उसमें क्या है कि सारी लाइट्स आपको मिक्स होके आ रही है, सारी वेवलेंथ मिक्स होके आ रही है, इसलिए आपको व्हाइट दिख रही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो लीनियर प्रोपगेशन जो हमने बात करी थी, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन वाली एक लाइट का, तो लीनियर प्रोपगेशन हम यहाँ क्यों मानते हैं? लीनियर प्रोपगेशन इसलिए मानते हैं क्योंकि जो लाइट की वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है कंपेयर टू जो हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके। तो हम बोल सकते हैं कि in spite of its wave nature is attributed to its small wavelength, that is due to its very small wavelength it appears to travel in a straight line. Due to small wavelength it appears to travel in a straight line. इसलिए हम बोलते हैं कि लाइट है तो एक वेव, लाइट ऐसे चलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है तो ये ऐसे 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 चलती है, हम इसे एक लीनियर प्रोपगेशन बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है। इसलिए लाइट का जो हम वेलोसिटी बोलते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में बोलते हैं, वेलोसिटी इसकी एक लीनियर प्रोपगेशन मानी जाती है। ठीक बात। कुछ और टर्म्स देखते हैं। सन से लाइट आने में कितना टाइम लगता है उस बारे में अगर बात करें तो सन और अर्थ की डिस्टेंस कितनी है? ये जो डिस्टेंस है सन से अर्थ की, वो डिस्टेंस है लगभग 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स। इतनी इसकी डिस्टेंस है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है वैक्यूम में, हमें पता है इसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। तो अगर हमें टाइम निकालना है कितने टाइम में यहाँ तक पहुंचेगी तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। देखिए ऊपर मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है क्योंकि नीचे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। यहाँ से अब अगर ध्यान से देखें तो ये आता है लगभग लगभग 500 सेकंड्स के बराबर। 500 सेकंड्स मतलब ये ऑलमोस्ट होता है 8.3 मिनट्स के बराबर। ठीक है। इतने टाइम में यहाँ तक पहुंचती है। नेक्स्ट हम आती है एक लाइट ईयर की। व्हाट इज अ लाइट ईयर? यूनिट ऑफ टाइम, है ना? यूनिट ऑफ, गलत बात है। लाइट ईयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा इस बात का। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये क्या क्या डिफाइन करता है, कैसे डिफाइन होती है लाइट ईयर? लाइट ईयर डिफाइन होता है कि जो लाइट है वो एक साल में, या आप बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन एन ईयर, ऐसा बोला जा सकता है, is equal to the distance traveled by light in 1 year in free space. Distance traveled by light in 1 year in free space. तो कितना हो जाएगा ये? स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
एक साल में अगर सेकंड्स कैलकुलेट करो तो आता है 3.16 इंटू 10⁻7 सेकंड्स। तो इतना मीटर ये आता है, लगभग लगभग 9.48 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। ये होती है 1 लाइट ईयर। ठीक है, ओके। तो ये कहाँ काम आती है यूनिट? जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस देखने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि जो हमारी नियरेस्ट स्टार है आफ्टर द सन वो है अल्फा सेंटोरी, तो अल्फा सेंटोरी जो है यहाँ से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर वहां से जो हमारे पास लाइट आ रही है वो 4.3 ईयर्स लग रहे हैं उसको यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, तो अल्फा सेंटोरी जो सेकंड स्टार है सन के बाद हमारे नियरेस्ट, वो 4.3 लाइट ईयर्स है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो बात करते हैं इसकी विजिबिलिटी पे, किसी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी पे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई विजिबिलिटी किस किस वजह से हो सकती है। देखो आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब ऐसा मानिए कि एक बहुत ही डार्क रूम है। ठीक है, भयानक एकदम डार्क रूम, कहीं से कोई लाइट नहीं आ रही। ठीक है, वहां पे आप गए, आपके हाथ में एक एकदम गर्मा गर्म रेड हॉट आयरन का पीस है। ठीक है, बिल्कुल आयरन पीस है, एकदम गर्म रेड हॉट। वो आप लेके उस अंधेरे कमरे में खड़े हैं। आपके सामने आपका दोस्त खड़ा हुआ है। क्या वो उस आयरन पीस को देख पाएगा? कहीं से कोई लाइट नहीं आ रही वहां पे, कहीं एक्सटर्नल कोई लाइट नहीं है, बिल्कुल डार्क रूम है, बस आपके हाथ में वो रेड हॉट आयरन पीस है। क्या आपका दोस्त उस आयरन पीस को, रेड हॉट आयरन पीस को देख पाएगा? एक क्वेश्चन। दूसरा, इस बार आप वो रेड हॉट कलर का एक टी शर्ट पहन के उस अंधेरे कमरे में गए। आपके हाथ में अब कोई आयरन का पीस नहीं है, आपने उसी कलर का एक टी शर्ट पहन रखा है, कहीं से कोई लाइट नहीं आ रही, बिल्कुल अंधेरा कमरा है। क्या अब आपका दोस्त आपको देख पाएगा? ये दो क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो क्या आंसर होने चाहिए आपके? क्या सेकंड केस में जब आप वो रेड कलर का टी शर्ट पहन के अंदर गए तो कहीं से कोई लाइट नहीं आ रही, क्या आपका दोस्त आपको देख पाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई आप जो टी शर्ट पहन के गए वो लाइट इमिट नहीं कर रहा, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब अगर उस टी शर्ट पे लाइट गिरेगी तो बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, रेड कलर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो रेड कलर सामने वाले की आंखों में जाएगा और उसे दिखेगा कि अच्छा आपने रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है। तो इसके लिए एक एक्सटर्नल लाइट सोर्स की जरूरत रही, तभी वो देख पाएगा, है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाएगा। अच्छा, फर्स्ट केस की अगर बात करूं तो उसमें क्या था? उसमें जो गर्म पीस था, आयरन का पीस, वो खुद रेडिएशन से इमिट कर रहा था। जब रेडिएशन इमिट कर रहा था तो क्या हम उसे देख पा रहे थे? यस, हम उसे देख पा रहे थे। तो देखने के विजिबिलिटी के दो तरीके हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है वो खुद लाइट इमिट करता हो, ऐसी वेव्स इमिट करता हो जो हम देख पाते हो। दूसरा ये कि किसी और सोर्स से जो लाइट उस पर आके गिर रही है वो रिफ्लेक्ट होके हमें दिख रही है। तो ऐसे दो तरीके से विजिबिलिटी यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, तो अब इसके रिलेटेड हम कुछ बात करते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर विजिबल टू अस आर सोर्सेज ऑफ लाइट, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स which are visible to us are sources of light। ठीक है, पर इसमें दो चीजें, जैसे सन और मून, हम इनका एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, दोनों हमें दिखते हैं तो हम मान रहे हैं कि दोनों ही जो सोर्स ऑफ लाइट हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर सोर्स खुद लाइट इमिट करता है तो इसको बोलते हैं सेल्फ लुमिनस सोर्स। अगर सोर्स जो है वो लाइट इमिट करता है तो उसे बोलेंगे सेल्फ लुमिनस सोर्स। जैसे कि सन खुद से लाइट एमिट करता है। ठीक है, दूसरा, अगर ऐसा है कि वो खुद से लाइट एमिट नहीं कर रहा लेकिन किसी की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें लाइट दे रहा है, तो ऐसे को बोलेंगे नॉन लुमिनस सोर्स। नॉन लुमिनस सोर्स।
ठीक है, तो ये कौन हो गया, ये मून हो जाएगा। क्लियर। तो सोर्स दो तरीके हो सकते हैं, एक खुद लाइट इमिट